हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएमओ। जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हम लोग एप्लीकेशन इन द बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ रहे हैं, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है जीएमओ। तो जीएमओ का फुल फॉर्म होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जीएमओ को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जी का मतलब जेनेटिकली, एम का मतलब मॉडिफाई और ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी हैं, ऑर्गेनिज्म कोई छोटा जीव भी है। जैसे हम कीट पतंगों की बात करें या किसी माइक्रोब्स की हम बात करते हैं, जो विजिबल हैं उनकी भी बात कर सकते हैं, जो इनविजिबल हैं उनकी भी बात कर सकते हैं। कहने का मतलब जो दिखाई दे रहे हैं वो भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म कई तरह के हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये क्या है? तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को, जीन का मतलब उसके सेल में जो डीएनए है, डीएनए को अगर चेंज कर दीजिएगा तो उस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म गोल मटोल है, गोल मटोल है, अगर उसके डीएनए को चेंज कर दीजिएगा तो उस ऑर्गेनिज्म का जो बच्चा होगा तो वो थोड़ा सा जो है स्क्वायर में हो जाएगा। कहने का मतलब वो पहले जैसा शेप उसका नहीं रहेगा। तो वही ऑर्गेनिज्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। कहने का मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम कुछ डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो वो उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है। तो जो नए तरह का ऑर्गेनिज्म बना है उस नए तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई किए हैं। कहने का मतलब जिनके जीन को चेंज करके और अब उनसे जो है जीन को चेंज करके उनसे तरह तरह का प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे हम एंजाइम बनाते हैं, कुछ विटामिन बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ऐसे तरह तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनके जीन को हम लोगों ने चेंज किया है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, तो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्म का या ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का कुछ अपना एक फिनोटाइप है। फिनोटाइप किसे कहिएगा? फिनोटाइप मतलब जो चीजें ऊपर से दिखाई दे रही है। कहने का मतलब बॉडी जो है शेप, साइज, कलर, ये सब फिनोटाइप कहलाएगा। जो ऊपर से दिखाई दे रहा है वो फिनोटाइप कहलाएगा। जैसे जैसे तुम्हारे घर का कलर, जैसे तो हर लोग घर का कलर व्हाइट है या रेड है या पिंक है, जैसे तुम्हारे स्किन का कलर ब्लैक है, व्हाइट है, ये सब फिनोटाइप है। तो इस ऑर्गेनिज्म का अपना कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर है। अब हमको पसंद नहीं आ रहा है, हम इससे कुछ और चाह रहे हैं और कुछ बनवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके डीएनए में कुछ नई चीज इंसर्ट कर देंगे। तो इसके डीएनए में कुछ इंसर्ट कर देंगे तो मतलब इसके डीएनए में, इसका जो डीएनए है तो इसके डीएनए को हम चेंज कर देंगे। तो इसके डीएनए में कुछ नई चीज डाल देंगे। तो इस तरह से अब इसका ये डीएनए इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इसका, इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए हो जाएगा। तो इस तरह से आप जरा देखें, इस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बिल्कुल अलग है, ये इस जैसा नहीं था। इसी के डीएनए में हमने कुछ चेंज कर दिया, अब ये इस ऑर्गेनिज्म का शेप कुछ इस तरह से हो गया। तो अब ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना है यही कहलाता है जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी ऑर्गेनिज्म को आप कहिएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये ससुरा क्या है, पता ही नहीं चल रहा है कि लड़की है एक लड़का है। तो ये लड़की एक लड़का है, आप बता सकते हैं? बता पाइएगा ये लड़की है एक लड़का? नहीं ना। तो इसको कैसे पता करेंगे? इसका सेक्स जो है देखेंगे तब पता चलेगा ये लड़की है एक लड़का है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसके सेल के डीएनए में हमने चेंज कर दिया तो इसका पूरा बॉडी ही चेंज हो गया। ऐसा सूरा दूसरे ढंग से दिखने लगा। कहने का मतलब ये इसकी एक नई प्रॉपर्टी है, इसकी एक नई प्रॉपर्टी है। तो ये जो नई प्रॉपर्टी वाला मानव पैदा हुआ
यही कहलाएगा जीएमओ। तो उस तरह से एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं, जैसे कोई प्लांट की बात कर ले। कोई प्लांट है, ये देखो ससुरा एक प्लांट है ना। कैसा प्लांट दिख रहा है, जैसे गन्ने का प्लांट है ना, शुगर केन का। तो शुगर केन जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये एक प्लांट है। ये इसका जो है लीफ है, और ये स्टेम है, और ये इसका रूट है। तो हम जानते हैं प्लांट के सारे सेल टोटीपोटेंट सेल होते हैं। प्लांट में जितने भी सेल पाए जाएंगे वो सभी टोटीपोटेंट सेल होंगे। तब सब के सब टोटीपोटेंट सेल होंगे, सब में टोटीपोटेंसी पाई जाती है। अब प्लांट के किसी भी एक सेल को हम निकाल लेते हैं बाहर, तो मान लेते हैं ये सेल है, प्लांट का कोई सेल है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। मान लेते हैं इसके रूट का कोई सेल है, या इसके स्टेम का कोई सेल है, या इसके लीफ का कोई सेल है। सेल को निकाल लेते हैं, और हम जानते हैं सेल है तो सेल के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। डीएनए वो केमिकल है जिसको देख करके या जिसको पढ़ करके किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है अपने जो है कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, वो अपने पड़ोसी जैसा दिख रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि वो बच्चा पड़ोसी का है कि खुद का उसी का है? तो उसके डीएनए को चेक करके बता सकते हैं। जैसे डीएनए को ही चेक करके बता सकते हैं तुम्हारा फ्यूचर क्या हो सकता है, तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम्हारा प्रेजेंट क्या है, सब कुछ डीएनए में लिखा हुआ होता है। बस हमको पढ़ने आना चाहिए। अभी हमारे यहाँ साइंस उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है कि जो है सारी चीजें जो डीएनए में लिखी गई हैं वो बताई जा सके। तो अभी लेकिन कुछ जीन लाइब्रेरी बनाया गया है, उसके माध्यम से बहुत कुछ काफी हद तक हम कुछ सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह से डीएनए जो है इंफॉर्मेशन का एक घर है। तो इंफॉर्मेशन का एक घर है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन उस डीएनए में लिखा रहता है। तो डीएनए को ही कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को क्या कहिएगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये सेल है, इस सेल में यह डीएनए है। तो प्लांट का सेल है तो सारे सेल टोटीपोटेंट होते हैं। तो ये टोटीपोटेंट सेल है, टोटीपोटेंट सेल। अब इस प्लांट सेल के डीएनए में हम एक नया जीन डाल देंगे। इस प्लांट सेल के डीएनए में एक नया जीन डाल देंगे। तो इस तरह से ये सेल के अंदर एक नया जीन, ये लाल वाला जो है नया जीन है, इस जीन को इस सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब इस जीन की अपनी एक प्रॉपर्टी है, यह जीन कुछ अलग से टाइप का प्रोटीन बना रहा होगा। तो वो प्रोटीन हमको चाहिए था, तो उसका प्रोडक्शन करना था हमको। तो हमने क्या किया, इस डीएनए में इस जीन को इंसर्ट करवा दिया। और अब ये प्लांट सेल टोटीपोटेंट है, तो आराम से एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक नया पौधा बन जाएगा। तो अब इस सेल को हम कल्चर कर देंगे। तो इस सेल की कल्चरिंग करवा देंगे, इस सेल का कल्चरिंग करवा देंगे। और जब इस सेल की कल्चरिंग कराएंगे तो ससुरा एक नया ही पौधा बन गया। अब देखो ये सेलवा किसका था? इस प्लांटवा का था। लेकिन अब जरा देखो ये प्लांट अब कैसा हो गया? इस तरह का कुछ हो गया। ये पहले ऐसन था, अब ऐसन हो गया, है ना। तो जो है इसका फिनोटाइप चेंज हो गया है। अब जरा देखिए इस प्लांट में अब जितने भी सेल्स हैं, ये सब लाल वाले जीन इसमें पाए जा रहे हैं। ये देखो सब जितने भी प्लांट है, प्लांट के जितने भी सेल है, सब में लाल वाला जीन पाया जा रहा है। कहने का मतलब अब जो प्रोटीन हम बनाना चाह रहे थे वो प्रोटीन ये प्लांट हमको देगा। उस प्रोटीन को इस प्लांट से हम ले लेंगे। तो इस तरह से ये जो नया वाला पौधा बना, प्लांट बना, यही कहलाएगा जीएमओ। तो ये क्या कहलाएगा? इसी प्लांट को हम कहेंगे जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कुल मिला जुला के क्या कहिएगा? मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए या जेनेटिक मटेरियल में कोई भी हम चेंज कर देते हैं तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित हो जाता है। उस जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसी को हम कहते हैं जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे लड़की लोग को देखें, लड़की लोग शादी से पहले देखें, लड़की लोग शादी से पहले
टायर के जो है साइकिल के टायर जैसन होती है। लेकिन ससुरा पता नहीं का सदिया के बाद होता है, सदिया के दो साल बाद एकदम ट्रैक्टर के जैसा टायर जैसा हो जाती है। तो पहले तो साइकिल के टायर जैसा रहती है, लेकिन 2 साल के बाद आप देखिए ट्रैक्टर के टायर जैसा होती है, पहचाने में ही ससुरी नहीं आती है। तो जो है शादी से पहले किसी को देखो एकदम बिल्कुल स्लिम रहता है, लेकिन शादी के बाद उसी को देखो तो पूरा शकल वकल चेंज हो जाता है, पूरा एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब शादी के बाद कुछ न कुछ उसके बॉडी में चेंज हुआ है ना, कुछ न कुछ उसके बॉडी में चेंज हुआ है, इसलिए उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए है ना, आप देखेंगे शादी के पहले लड़कियां है ना साइकिल के टायर जैसन होती है, और शादी के बाद लड़कियां ट्रैक्टर के टायर जैसन हो जाती हैं। तो ऐसे जो है अब ड्यूरेशन क्या है शादी, तो शादी के बाद कुछ न कुछ उसके अंदर जो है कुछ न कुछ उसके बॉडी में चेंज हुआ है। मतलब उसका रहन सहन, उसका बात व्यवहार या उसका खाने पीने का तरीका, इसलिए उसकी बॉडी फैल गई। या बहुत सारे ऐसे चेंज हो सकते हैं जो अननोन है, जो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, उसी को पता होगा जो है ट्रैक्टर के टायर जैसा हुई होगी। तो इस तरह से अब जरा देखें, जो नया ऑर्गेनिज्म, जो नई प्रकृति बन रहा है, वही कहलाएगा GMO, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अगर हम जो है GMO की बात करें तो GMO को हम कह सकते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, या इसको हम कहते हैं एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जान सकते हैं। इसको ट्रांसजेनिक भी कह सकते हैं या इसको हम एडवांस ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो क्या कहिएगा, ट्रांसजेनिक, और क्या कहिएगा, एडवांस। किसको, GMO को। अच्छा, तो GMO आप कह सकते हैं जो है कैसे बनता है, फॉर्म्ड ड्यू टू अल्टरेशन इन द जीन जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब जो DNA है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए वाइज स्ट्रक्चर है जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA में कोई चेंज कर देते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नए बनने वाले ऑर्गेनिज्म को GMO कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जो है इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे अच्छा, बात फिर आती है कि हम भैया GMO बनाएंगे क्यों यार। तो GMO बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। जैसे आप देखो, पॉपुलेशन बड़ी तेजी से हमारा बढ़ा, मतलब इस पूरे विश्व का पॉपुलेशन बढ़ा है, भारत का ही नहीं। भारत में ही अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहले 1947 में लगभग 35 करोड़ पॉपुलेशन था, और 70 सालों में 3 गुना बढ़ गया, आज तो 140 करोड़ के पास पहुंच गया। इतने कम समय में इतना ज्यादा। तो इस तरह से इतना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा, तो जो है हमको लेकिन हमारे पास जमीन तो नहीं बढ़ा, तो हमको भोजन चाहिए। तो ज्यादा भोजन पैदा करवाने के लिए हम प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करना शुरू कर दिए, ताकि वो प्लांट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस दे सके, ज्यादा से ज्यादा पैदावार पैदा कर सके। ऐसे बहुत सारी एनिमल्स में भी हमने किया, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स में हमने किया। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो इंक्रीज द यील्ड। GMO नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में, GMO नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में ज्यादा पैदावार देता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई गेहूं का पौधा है, गेहूं का पौधा, नॉर्मल पौधा जो है वो एक पौधे से 10 सीड आएगा। अगर उसी गेहूं के पौधे को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे उस यील्ड के लिए, तो एक पौधे से 100 सीड बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे ऐसे प्लांट बना डाले जो GMO है, जो जिनका यील्ड ज्यादा है। और क्या किए, तो ज्यादातर प्लांट को पेस्ट खा जाते हैं। पेस्ट मतलब हार्मफुल, या जो बहुत खतरनाक टाइप के कीड़े मकोड़े होते हैं, हार्मफुल कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे टिड्डा, सुग्गा जिसको कहते हैं गांव में, तो सुग्गा खा जाता है पौधे को। तो सुग्गे से बचाने के लिए उस प्लांट को ही पेस्ट रेसिस्टेंट बना दिए। तो वो कैसे, उस प्लांट में ऐसे जीन को डाल दिया ताकि वो सुग्गा खाए तो खाने के बाद वो मर जाए। तो सुग्गा खाएगा ही नहीं तो मरेगा ही नहीं,
मतलब न टूट जब ना वो खाएगा ना वो मरेगा। तो उसी तरह से डिजीज रेसिस्टेंट बनाने के लिए प्लांट को हमने डिजीज मतलब डिजीज फ्री प्लांट बनाया। तो ज्यादातर प्लांट का लॉस जो हो जाता है वो डिजीज हो जाने से हो जाता है। जैसे हर साल भारत में जितनी खेती होती है लगभग उसका 20% भाग जो है उसका 20% भाग जो लॉस होता है वो डिजीज के कारण हो जाता है। जो है प्लांट में डिजीज लग गया तो इसलिए प्लांट मर गया, तो इस कारण से लॉस होता है। तो हम प्लांट को क्या कर लिए, डिजीज रेसिस्टेंट बनाए। तो किसकी सहायता से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहायता से, मतलब जीएमओ बना करके। और क्या, ऑब्टेन द मेडिसिन। तो तरह तरह के मेडिसिन को बनाने के लिए प्लांट को हम जीएमओ बनाया। तो जीएमओ प्लांट जो होते हैं या जीएमओ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तरह तरह के मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें तरह तरह के मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेडिसिन मतलब दवाई, तरह तरह के दवाई बनाया जा सकता है इससे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं तो जीएमओ किस तरह से यूजफुल है हमारे सोसाइटी के लिए। ये जीएमओ जो है ये किस तरह से यूजफुल है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन सोसाइटी के लिए किस तरह से यूजफुल है। कुछ उसके उदाहरण है, उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे एक टमाटर की बात कर ले, जैसे मेड द क्रॉप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक रेसिस्टेंस। तो ये प्लांट को एबायोटिक रेसिस्टेंस हमने एक प्लांट था जिसका नाम टमाटर था। तो टमाटर को के जीन को चेंज करके, टमाटर के जीन को चेंज कर दिया। क्या किया, टमाटर के जीन को चेंज करके उसको जो है चेंज करके किस लिए चेंज किया, एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एबायोटिक स्ट्रेस मतलब हवा या पानी या लाइट। तो जैसे अगर प्लांट में जो है टमाटर के पौधे बहुत सारे पानी के कारण सड़ जाते थे, या जो है बहुत ज्यादा लाइट पड़ गया उसके कारण जो है सड़ जाते थे, तो पैदावार नहीं हो पाता था। तो इस तरह से उस पौधे के जीन को ही चेंज कर दिए। कितना भी ससुरा उस पे लाइट पड़े या पानी गिरे या पत्थर गिरे या कुछ गिरे, वो खराब ही नहीं होगा। तो हमने उसको एबायोटिक रेसिस्टेंस के प्रति, एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति जो है टॉलरेंस बना दिया, मतलब रेसिस्टेंस बना दिया। तो मेड क्रॉप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक रेसिस्टेंस। तो इसका उदाहरण है टमाटर। तो टमाटर आपने सबने खाया होगा। तो टमाटर इसको हम कहते हैं टोमेटो। तो टोमेटो की अगर हम बात करते हैं तो लाल कलर का, शुरुआत में व्हाइट सफेद होता है, फिर ग्रीन हो जाता है और फिर लाल हो जाता है। जब टमाटर ससुरा लाल हो जाता है तो हम कहते हैं पक गया है, खाने योग्य हो गया है। तो टमाटर का जो लाल कलर होता है, टमाटर का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है, बताइए जरा। वो किसके कारण होता है टमाटर का लाल कलर? तो एक कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। तो टमाटर का लाल कलर एक कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। तो उस ससुरा का क्या नाम है, लाइकोपेन। लाइकोपेन। तो लाइकोपेन एक कैरोटीनॉइड्स है। लाइकोपेन एक कैरोटीनॉइड्स है और जो है लाइकोपेन एक कैरोटीनॉइड्स है, उसी के कारण टमाटर का कलर लाल होता है। टमाटर खाएं हम, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। ससुरा अंग्रेजी भी ना बड़ा अजीब भाषा है। कहो लिखो कुछ पढ़ो कुछ। तो आप जानते रहिएगा टमाटर का लाल कलर जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। लेकिन हमारे बॉडी में भी ब्लड होता है, तो ब्लड भी लाल कलर का होता है। तो ब्लड का लाल कलर किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ब्लड का लाल कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है और टमाटर का लाल कलर लाइकोपेन के कारण होता है। लाइकोपेन क्या है, ये एक तरह का कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स। तो लाइकोपिन यह एक तरह का कैरोटीनॉइड्स है। अब हम बात करते हैं रिड्यूस द रिलायंस। दूसरा यूजफुल यूज बताएं, रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। रिड्यूस द रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। जैसा कि हम जानते हैं पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल जो
पेस्ट को किल करते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट को किल करते हैं, उसको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो पेस्टिसाइड्स केमिकल है, तो मतलब जहर का काम करेंगे। तो करेंगे मतलब अगर हम जिस पेड़ पे छिड़काव करेंगे तो ये केमिकल्स उस पेड़ के सीड पे भी आ जाएंगे और उसी सीड को हम भी खा लेते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी के लिए पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इस तरह से पेस्टिसाइड्स का यूज कम करने के लिए, हम पेस्टिसाइड्स का यूज ही ना करें तो हमको शुद्ध जो है शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा, शुद्ध गेहूं या शुद्ध फल हमको मिलेगा पेस्टिसाइड, बिना पेस्टिसाइड के छिड़काव का करें। तो अगर पेस्टिसाइड्स नहीं छिड़केंगे तो वो ससुरा पेस्ट खा जाएगा उसको, और अगर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो वो जहर का काम करना शुरू कर देगा। तो बड़ी समस्या हम उन लोगों के सामने। तो हम क्या करें, तो जो है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई बना दिए। मतलब तो जो है ये जीएम प्लांट जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं, वो पेस्टिसाइड्स के यूज को, केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज को भी कम करते हैं। अगर प्लांट को ही हम ऐसा बना देंगे कि उसको पेस्ट खाएगा ही नहीं, और जब ऐसा प्लांट ही होगा तो पेस्टिसाइड का क्या यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। तो जैसे किस प्लांट को हमने बनाया, जैसे एक एग्जांपल की बात करें, जैसे टुबैको, बीटी कॉटन, ये दो प्लांट है। तो ये पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है, मतलब पेस्ट का इनके ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बीटी कॉटन प्लांट का उदाहरण एनसीईआरटी में समझाया, उसको अलग से बताएंगे। दूसरा टुबैको है, टुबैको भी पेस्ट रेसिस्टेंट है। टुबैको मतलब सुरती वही जो है इसे ठोक के जो है पत्ती नुमा होता है और चूना डाल के इसे रगड़ के मुंह में डालते हैं, तो वही वाला सुरती। तो सुरती में डिजीज होता था। तो पहला जो टुबैको मोज़ेइक वायरस था, उसकी जो डिस्कवरी हुई थी उसी सुरती में ही हुई थी, मतलब इस टुबैको से ही हुई थी। तो जो है टुबैको के फसल को बहुत सारे इंसेक्ट या बहुत सारे पेस्ट हार्म पहुंचाते हैं। तो हमने टुबैको की ऐसी प्रजाति ही बना दिया कि उसमें डिजीज होगा ही नहीं, वायरस उसको खाएगा ही नहीं, उस पर अटैक ही नहीं करेगा। तो नेक्स्ट है रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टल लॉस। रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टल लॉस। तो जीएमओ का यूजफुल होता है पोस्ट हार्वेस्टल लॉस के लिए। कहने का मतलब, तो जीएमओ प्लांट पोस्ट हार्वेस्टल लॉस को भी रोकता है। पोस्ट हार्वेस्टल लॉस का मतलब, जैसे जो है इस एग्जांपल हम बात करें फ्लावर सावर टोमेटो। तो फ्लावर सावर टोमेटो, इसका मतलब इसका सेल्फ लाइफ हमने बढ़ा दिया, मतलब सेल्फ लाइफ। तो सेल्फ रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टल लॉस का मतलब होता है सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। पोस्ट हार्वेस्टल लॉस, पोस्ट हार्वेस्टल लॉस मतलब सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। दूसरा इनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो प्लांट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमको प्लांट को जीएमओ बनाना पड़ा, प्लांट को जीएमओ बनाना पड़ा। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस का नाम सुना होगा। तो गोल्डन राइस में ये विटामिन ए रिच होता है, विटामिन ए रिच। तो इसमें विटामिन ए की मात्रा, इसके विटामिन ए का कंटेंट ज्यादा होता है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए प्लांट को जीएमओ बनाना पड़ा, जैसे गोल्डन राइस। डेवलप द क्रॉप यूज्ड एज ए मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको हमने इसलिए जीएमओ बनाया ताकि उनसे नए नए मेडिसिन या कुछ हमको मेडिकल प्रोडक्ट मिल सके या दवाइयां हमको मिल सके, इसलिए उस प्लांट को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। जैसे उसका एक उदाहरण है ब्रासिका नेपस सीड। ब्रासिका नेपस सीड डेवलप द क्रॉप यूज्ड एज मेडिसिन। मेडिसिन के लिए हमने किस प्लांट को जीएमओ बनाया, दैट इज द ब्रासिका नेपस सीड। तो ब्रासिका नेपस सीड को बनाया। उसी तरह से आगे हम बात करते हैं कुछ ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करें। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप जैसे टुबैको हो गया, जैसे लाइसिन रिच पल्स, कुछ दाल की प्रजातियां पल्सेज है जिसमें लाइसिन नाम की अमीनो एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है। जो है लाइसिन रिच मेज, जो है लाइसिन रिच मेज हमने बनाया। जैसे बीटी कॉटन प्लांट, तो बीटी कॉटन प्लांट को बनाया। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया।
तो नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, तो मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ा। कुछ ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की बात कर लेते हैं, मतलब जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। तो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स में पहला माइक्रोब्स की हम बात करते हैं ई कोलाई। तो इसका पूरा नाम है इस्चेरिकिया कोलाई। क्या नाम है? इस्चेरिकिया कोलाई। इस असुरक है क्या? तो यह बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया, मतलब नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता है, तो ये बैक्टीरिया है। तो इस्चेरिकिया कोलाई ये एक बैक्टीरिया है। तो इस्चेरिकिया कोलाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। इसका यूज बहुत सारे जगहों पर किया गया है एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, मतलब डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल सर्च करने के लिए इस इकोलाई का यूज किया गया। डीएनए के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इस इकोलाई नाम का बैक्टीरिया यूज किया गया। जैसे सेल डिवीजन का टाइम क्या है, सेल डिवीजन के सारे फिनोमेना को जानने के लिए इकोलाई का यूज किया गया। इकोलाई में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक पाया जाता है इससे, जिसका नाम होता है इको आर फर्स्ट। क्या नाम होगा? इको आर फर्स्ट। यह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। तो इकोलाई एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है नीट स्पेशल में, तो इकोलाई से रिलेटेड सारे पॉइंट वहां पे मिल जाएंगे। तो नीट स्पेशल के वीडियो में इस इकोलाई से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो इकोलाई की अगर हम बात करते हैं, तो इकोलाई को हमने ट्रांसजेनिक बना दिया। तो इकोलाई एक जीएमओ माइक्रोब्स है, तो इसको ट्रांसजेनिक बना दिया गया। तो किस लिए ट्रांसजेनिक बना करके इससे हम हीमोलिन का प्रोडक्शन करते हैं। हीमोलिन, तो बाबू ई का होता है हीमोलिन, तो हीमोमिलिन, इसी को ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं। ह्यूमन इंसुलिन, तो वही इंसुलिन जो डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन इंसुलिन या हीमोलिन। उस इंसुलिन को इस बैक्टीरिया के सहायता से बनाया जाता है। तो इसको बनाने वाली पहली कंपनी का नाम है इली लिली। यह अमेरिका की एक कंपनी है। तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है इली लिली। तो इली लिली नाम की कंपनी सबसे पहले इंसुलिन को बनाया था, सिंथेटिक इंसुलिन को। तो यह नेचुरल इंसुलिन जैसा होता है। तो यह डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है। कहने का मतलब यह एंटी डायबिटिक होता है, मतलब डायबिटीज से बचाता है। और इसका यूज ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर बनाने के लिए किया जाता है। ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, तो ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है, ये हमारे बॉडी में नेचुरली निकलता रहता है, नेचुरली सेक्रेट होता है, जिस कारण से हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो जिसके बॉडी में यह ग्रोथ हार्मोन्स नहीं सेक्रेट होता है, तो उसकी बॉडी कैसी रह जाती है? जो है छोटी ही रह जाती है, मतलब वो बौना हो जाता है। तो जो बौने लोग होते हैं जिनके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स कम सेक्रेट होता है, तो डॉक्टर उनको ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर का इंजेक्शन लगाता है। तो उस ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर को इस बैक्टीरिया के सहायता से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाई है, इसके डीएनए में वो जीन हमने इंसर्ट कर दिया है। तो दूसरा इंटरल्यूकिन्स है, तीसरा इंटरफेरॉन है। तो इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन ये इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने में सहायता करते हैं। मतलब इम्यून, हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो बैक्टीरिया या किसी भी वायरस या किसी भी डिजीज काजिंग पैथोजन से लड़ने की क्षमता होती है, उसी को प्रतिरक्षा कहते हैं या इम्यून सिस्टम कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं। तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को ये बनाता है इंटरफेरॉन। यह एक जो है प्रोटीन है, जो है एक एंटीवायरल प्रोटीन है। तो इसको हम इसके सहायता से बना सकते हैं। तो उस तरह से नेक्स्ट माइक्रोब है बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। तो बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस ये एक बैक्टीरिया है। बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस ये एक बैक्टीरिया है। इस असुरा के अंदर एक जीन पाया जाता है जिसका नाम होता है क्राई जीन। तो इस जीन का नाम होता है क्राई जीन। तो इस जीन का नाम होगा क्राई जीन। और क्राई जीन
कि वो क्षमता होती है एक जहर बनाता है जिसका नाम होता है टॉक्सिन। जहर को अंग्रेजी में टॉक्सिन कहते हैं, तो जिसको कहते हैं बीटी टॉक्सिन। तो ये केमिकल बनाता है जो पॉइजन का काम करता है, जिसको नाम देते हैं बीटी टॉक्सिन। तो यह बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है। तो नेक्स्ट जीएमओ माइक्रोब्स होता है राइजोबियम मेलिलोटी। तो राइजोबियम मेलिलोटी ये भी एक माइक्रोब्स है, यह भी एक माइक्रोब्स है। इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, किस लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कैसे? तो बाय इनकॉर्पोरेटिंग निफ जीन। तो निफ एक तरह का जीन है, निफ जीन, जो कि नाइट्रोजनेज एंजाइम को बनाता है। इसका काम होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम बनाना। तो सीरियल क्रॉप में इस जीन को इंसर्ट किया गया, किसके सहायता से? इसके। तो इसलिए ये भी एक जीएम है। आगे हम बात करते हैं स्यूडोमोनास पिट्यूटिडा, ये भी माइक्रोब्स है। इसको भी हमने क्या किया है? जीएम बनाया है, मतलब ये भी एक जीएम माइक्रोब है। कहने का मतलब ये भी जीएम माइक्रोब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये क्या करता है? एक किसमें हेल्प करता है? स्कैवेंजिंग ऑफ द ऑयल स्पिल। तो ऑयल स्पिल को ये डिग्रेडेट करने में सहायता करता है। कुछ हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। तो हमने देख लिया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, और कुछ एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। तो बहुत सारे एनिमल को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल की हम बात करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल जैसे माउस। तो माउस जैसे आपने जो है माउस, जिसको आप चूहा कहते हैं, रैट, ये गणेश जी की सवारी होता है। हमें जो है गणेश जी की सवारी होता है। तो गणेश जी इतने भारी भरकम है, तो उनको वो जो है इस चूहे के ऊपर बैठते हैं, फिर भी ये चूहा दौड़ता है। तो गणेश जी बुद्धिमत्ता के देवता माने जाते हैं। तो प्रथम पूज्य गणेश जी को कहा जाता है, और ये बुद्धिमत्ता के देवता कहे जाते हैं। इनकी सवारी जो होती है, जिसके ऊपर बैठ के चलते हैं, वो होता है चूहा। तो उसी रैट की बात कर रहे हैं, उस माइक्रोब्स की बात जो है उस जो है जिसको हम माउस कहते हैं या माइस कहते हैं। तो आपके घर पे इन जनरल जो चूहे खेत में मिलते होंगे, घर पे मिलते होंगे, वो ब्राउन वाले मिलते होंगे। लेकिन आप किसी लेबोरेटरी में जाते हैं तो सफेद वाले चूहे मिलते हैं। तो सफेद वाले जो चूहे होते हैं वो ट्रांसजेनिक चूहे होते हैं, मतलब उनके जीन को हमने मॉडिफाई किया है, मतलब उनके डीएनए को मानव के द्वारा मॉडिफाई कर दिया गया, इसलिए उनका कलर सफेद है। तो क्यों ऐसा किया गया? ताकि उनके ऊपर ट्रांसजेनिक जो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो मानव के फिजियोलॉजी, जो मानव के अंदर का फिजियोलॉजी है, उसके अनुरूप उन चूहों की फिजियोलॉजी बनाई गई है, ताकि मानव जो है ह्यूमन कुछ ड्रग्स का, जिसको मानव को लेना है, उसका एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कर सके। तो इस तरह से कोरोना वायरस आया था। तो कोरोना वायरस का जब वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, तो सबसे पहले चूहे पे ही किया गया था। तो चूहे पे ही सबसे पहले किया गया था। इस तरह से अगर हम बात करें टोटल ट्रांसजेनिक एनिमल का, इस दुनिया में जितना ट्रांसजेनिक एनिमल है, उस ट्रांसजेनिक एनिमल का कितना % ये होते हैं? ये टोटल ट्रांसजेनिक एनिमल का 95% होते हैं। तो 95%, कितना प्रतिशत? 95%, मतलब 95% होते हैं। मतलब 100 एनिमल ट्रांसजेनिक हैं, तो उसमें से चूहा कितने होंगे? चूहा होंगे 95%। तो चूहों का दांत जो होता है वो लगातार बढ़ता है। जैसे आप कोई सामान रखे होते हैं तो उसको कुतर देते हैं, आप किताब उताब रखे होते हैं तो काट देते हैं, कपड़े रखे होते हैं काट देते हैं। तो ये उनकी मजबूरी होती है। तो वो जानबूझ करके शौक में नहीं काटते हैं, क्योंकि उनका दांत हमेशा बढ़ता रहता है, तो उसको घिसने के चक्कर में काट देते हैं, ताकि उनका दांत घिसता रहे, नहीं तो उसके मुंह से बाहर निकल जाएगा दांत, तो बेचारा परेशान होगा, खा भी नहीं पाएगा। इसलिए वो जो है उस दांत को, वो दांत घिसता रहे, इसलिए वो आपके कपड़े उपड़े को काट देते हैं। तो दूसरा रोजी काऊ की बात कर लेते हैं। तो ये काऊ है, तो हमने नॉर्मल काऊ को ट्रांसजेनिक बना करके उसको रोजी काऊ कर दिया। अब रोजी काऊ में ट्रांसजेनिक को क्यों बनाया? तो इसमें रोजी काऊ का जो मिल्क होता है, इसका जो दूध होता है, उसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है।
ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, इसके मिल्क में अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन या लैक्ट एल्बुमिन, लैक्ट एल्बुमिन, एल्बुमिन रिच होता है। तो रोजी काऊ का जो दूध होता है उसमें अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन या लैक्ट एल्बुमिन पाया जाता है। ये जो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है ये इम्फेसिमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इम्फेसिमा, इम्फेसिमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इम्फेसिमा एक लंग्स की बीमारी है, लंग्स का बीमारी है, मतलब इसमें सांस नहीं ले पाते हैं, दिक्कत होती है क्योंकि सांस लेने वाली जो झिल्ली होती है वो फैल जाती है, मतलब वो डैमेज हो जाती है, एल्वलाई जिसको हम कहते हैं वो डैमेज हो जाती है, एल्वलाई का वाल डैमेज हो जाता है, तो गैसेस एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो इम्फेसिमा में, तो इम्फेसिमा में के ट्रीटमेंट में इसी का यूज करते हैं। तो ये कैसे ट्रांसजेनिक बनाया गया, जैसे ये इस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है वो मानव में पाया जाता है। तो इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन ह्यूमन के डीएनए पर पाया जाता है। तो ह्यूमन के डीएनए से उस जीन को निकाला गया और निकालने के बाद काऊ के बॉडी में डाला गया और उससे एक नया काऊ पैदा हुआ। तो वो जो नया काऊ पैदा हुआ उसी को कहते हैं ट्रांसजेनिक काऊ या रोजी काऊ। अब रोजी काऊ में भी ये प्रोटीन बनने लगा, तो इसके लिए एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल किस लिए बनाए जाते हैं, तो ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तरह तरह के नए नए चीजों की स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया जाता है। इसके लिए इसमें एक अलग से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।